दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये दूसरा भाग लेकर मैं अभिषेक उपाध्याय श्रीमंत आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों ये जो प्रश्नों का संकलन तैयार किया गया है ये परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए ये संकलन तैयार किया गया है। तो बिना किसी विलंब के आइए प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनके द्वारा प्रणीत यह ग्रंथ है जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है। दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1938 में प्रकाशित यह ग्रंथ अधूरा ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग भक्तिकाल तक का ही वर्णन डॉक्टर वर्मा जी के द्वारा हो पाता है। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए यह एक अधूरा ग्रंथ माना जाता है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, लॉर्ड कर्जन और चौथा विकल्प है डॉक्टर नामवर सिंह। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले प्रथम भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही माने जाते हैं। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन विकल्प संख्या अ ये सही है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे, भारतीय नहीं थे, पहले भाषा वैज्ञानिक थे और यही लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज को प्रथम इतिहास सहायक ग्रंथ किसने कहा? प्रथम इतिहास सहायक ग्रंथ शिव सिंह सरोज। आप जानते हैं दोस्तों शिव सिंह सरोज जो कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित एक इतिहास ग्रंथ है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन होता है, 1883 ईस्वी में, और मिश्र बंधुओं के द्वारा इसे प्रथम इतिहास सहायक ग्रंथ माना जाता है। आप जानते हैं कि मिश्र बंधु जो कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी ये तीन भाई थे, इनका एक इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। उस मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने शिव सिंह सरोज को प्रथम इतिहास सहायक ग्रंथ का दर्जा दिया है। तो महत्वपूर्ण चीज ये भी है परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी। हिंदी नवरत्न ये भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हिंदी नवरत्न। इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1910 ईस्वी है। 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न का प्रकाशन होता है। आप जानते हैं कि ये मिश्र बंधुओं की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें सूर, तुलसी, देव ये महत्वपूर्ण कवि हैं, और 1910 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है मिश्र बंधुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके रचनाकाल के साथ सुमेलित कीजिए। ये इतिहास ग्रंथ हैं और सामने रचनाकाल दिया हुआ है, और ये जो रचनाकाल है ये असंगत है, इसको सुमेलित करना है। पहला विकल्प है हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1929 ईस्वी, आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1953 ईस्वी। तो दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका ये बड़ा चर्चित ग्रंथ है। इसके रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन होता है। दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। तीसरा जो है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये तीनों रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये रचना 1953 ईस्वी में प्रकाशित होती है। चौथा है आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास, इस शीर्षक से। तो दोस्तों ये इसका सम्मेलन है, और मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूं कि ये सिर्फ 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन नहीं है। पहले भी वीडियो जो पहला भाग था उसमें भी मैंने बताया, ये सिर्फ 50 प्रश्नों का संकलन नहीं है। इन 50 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल मैं आप लोगों के लेके आया हूं आप लोगों के समक्ष, और 50 प्रश्नों के को हल करते करते आप समझ लीजिए कि कई सौ प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। पूछ रहा है कि हिंदी भाषा उद्भव और विकास के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो दोस्तों हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के प्रणेता हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। दोस्तों हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास, इसके प्रणेता हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और ग्रंथ है। इसके पहले वाले विकल्प में इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा हिंदी भाषा उद्भव और विकास, उद्भव एवं विकास, ये क्या है? हिंदी भाषा उद्भव और विकास। और दूसरा ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास ये जो ग्रंथ है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1953 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको 1953 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। और ये जो ग्रंथ है हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास, उदय नारायण तिवारी। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज़ है, मिलते जुलते नाम है, अक्सर भ्रम हो जाता है परीक्षा में, क्योंकि परीक्षार्थी प्रेशर में रहता है, दबाव में रहता है। तो हिंदी भाषा उद्भव और विकास अगर पूछता है तो उदय नारायण तिवारी, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास अगर पूछता है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी भाषा की जगह अगर साहित्य पूछ दे तो फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसके लेखक हैं, और हिंदी भाषा उद्भव और विकास पूछ दे तो उदय नारायण तिवारी उसके लेखक हैं। उदय नारायण तिवारी जी को आप जानते हैं कि ये बहुत बड़े भाषाविद थे, और भाषा विज्ञान पर बहुत सारी पुस्तकें इनकी उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, कृपा शंकर सिंह, डॉक्टर श्री कृष्णलाल और डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। अब देखिए, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इससे मिलते जुलते नाम वाले ग्रंथ भी बहुत से हैं जो अक्सर परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इतिहास ग्रंथ पर ध्यान दीजिएगा, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां इस ग्रंथ के प्रणेता हैं डॉक्टर नामवर सिंह, बाकी सभी विकल्प गलत हैं। अच्छा, इससे मिलता जुलता नाम जो है वो नाम वाले जो ग्रंथ हैं उसमें आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास एक मिलता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, वो उसके प्रणेता हैं कृपा शंकर शुक्ल। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्णलाल उसके रचयिता हैं, और हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र इसके रचयिता हैं। और विकल्प में आप देख रहे हैं कृपा शंकर सिंह का भी नाम है, डॉक्टर श्री कृष्णलाल का भी और भगीरथ मिश्र का भी। तो कृपा शंकर सिंह की जो पुस्तक है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। श्री कृष्णलाल की जो पुस्तक है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। कृपा शंकर सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और श्री कृष्णलाल का आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास।
और जो चौथा विकल्प है डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ये इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। तो ये जो मिलते जुलते ग्रंथ हैं ये भ्रमित करते हैं, तो इन पर बार बार आप इनको पढ़ेंगे देखेंगे तब जाके ये भ्रम दूर होगा, क्योंकि एक दो शब्द इधर उधर कर देने से पूरा इतिहास ग्रंथ चेंज हो जाता है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? गणपत चंद्र गुप्त, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी कोविद रत्नमाला, ये भी बहुत चर्चित पुस्तक है, हिंदी कोविद रत्नमाला। श्याम सुंदर दास इसके रचयिता हैं। विकल्प नंबर ब, दूसरा जो विकल्प है ब, ये हिंदी कोविद रत्नमाला के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास। बाकी विकल्प आपके गलत हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने आवास का नाम भारतेंदु भवन रखा था? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। भारतेंदु भवन यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, गणपत चंद्र गुप्त। आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़े लोकप्रिय कवि और लेखक थे, तो उनके समय के एक हिंदी साहित्य के प्रणेता थे, हिंदी साहित्य इतिहास के लिखने वाले थे गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि 1965 ईस्वी में इनका आया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक थे गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त जो हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से बड़े प्रभावित थे, और उसी का परिणाम ये था कि चंडीगढ़ में इनका एक आवास था, भारतेंदु भवन नाम रख दिया उस आवास का है। तो वैसे तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि अब देखिए लोग आवास बनवाते हैं, घर बनवाते हैं तो अपने पिता का नाम रख देते हैं, माता के नाम पे, बच्चों के नाम पे, स्वयं के नाम पे आवास का नामकरण कर देते हैं। लेकिन यहाँ अब आप सोचिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये इतने कायल थे कि इन्होंने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास का नाम ही रख दिया भारतेंदु भवन। तो ये अपने आप में भारतेंदु हरिश्चंद्र की लोकप्रियता का सूचक है। अगला जो प्रश्न है, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम देने वाले विद्वान हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त। प्रश्न पूछ रहा है कि भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया? तो आप जानते हैं कि भक्तिकाल का एक नाम है पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल का एक नाम है उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल ये नाम देने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी विकल्प आपके गलत हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया था। तो यानी मध्यकाल के ही अंतर्गत मोटे तौर पर गणपत चंद्र गुप्त ने भी 3 भागों में बांटा था हिंदी साहित्य के इतिहास को, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को ही उन्होंने जो है कई भाग आदिकाल के भी मिलते हैं, लेकिन मध्यकाल जो है, मध्यकाल में ही भक्तिकाल और रीतिकाल आता है। तो पूर्व मध्यकाल जो है उसको भक्तिकाल नाम दिया गया और उत्तर मध्यकाल जो है उसको रीतिकाल नाम दिया गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया? इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है। इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की तमाम पद्धतियां हैं, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और साहित्य विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, नारीवादी पद्धति, तमाम पद्धतियां हैं। तो उसमें जो वर्णानुक्रम पद्धति है ये प्राचीन पद्धति मानी जाती है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकली लिखा गया, वर्णक्रम के अनुसार लिखा गया? पहला विकल्प है मिश्रबंधु विनोद, दूसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तीसरा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और चौथा है शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर की एक रचना है, बड़ी चर्चित रचना है। तो शिव सिंह सरोज वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। आप जानते हैं शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में
लिखित एक इतिहास ग्रंथ है जिसके प्रणेता थे शिव सिंह सेंगर। मिश्रबंधु विनोद, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये सारे विकल्प आपके गलत हैं। अब आप जानते हैं कि मिश्रबंधु विनोद और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये दो पुस्तकें ऐसी हैं जो कि काल क्रमानुसार लिखी गई हैं। काल क्रमानुसार यानी इसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया। मिश्रबंधुओं ने भी लगभग 5000 कवियों का वर्णन अपने इतिहास ग्रंथ में करते हैं। मिश्रबंधु विनोद में मिश्रबंधुओं ने किया है 5000 कवियों का वर्णन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, नाम से स्पष्ट है वैज्ञानिक इतिहास, तो ये वैज्ञानिक पद्धति पर है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कभी कभार कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है, तो सुमन राजे हिंदी साहित्य के आधा इतिहास की लेखिका हैं। तो ये नारीवादी पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। तो ये क्या है, मिश्रबंधु विनोद कालानुक्रम पद्धति पर, वैज्ञानिक पद्धति पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, नारीवादी पद्धति पर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और शिव सिंह सरोज जो 1883 ईस्वी में रचित ग्रंथ है, ये शिव सिंह सरोज जो है यही वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देने वाली बात, गारसा द तासी, आप जानते हैं गारसा द तासी हिंदी के पहले इतिहासकार थे। 1839 में इनका हिंदी साहित्य का इतिहास आया था। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है गारसा द तासी के विषय में। पहला है, ये पेरिस विश्वविद्यालय में फ्रेंच भाषा के प्राध्यापक थे। दूसरा विकल्प है, इनके इतिहास ग्रंथ का द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। तीसरा, ये उर्दू के बहुत बड़े पक्षपाती थे। चौथा विकल्प है, इनके इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1952 ईस्वी में होता है। तो आप जानते हैं कि ये पेरिस विश्वविद्यालय में फ्रेंच भाषा के प्राध्यापक नहीं थे। पेरिस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, लेकिन ये फ्रेंच भाषा के न होकर उर्दू के प्राध्यापक थे। किसके? उर्दू भाषा के। तो ये जो विकल्प है, विकल्प संख्या अ, विकल्प नंबर 1 और विकल्प अ, ये गलत है। ये फ्रेंच भाषा के प्राध्यापक नहीं थे बल्कि उर्दू के प्राध्यापक थे। दूसरा विकल्प, इनका इतिहास ग्रंथ का भाग 1847 में सही है। 1839 में पहला भाग प्रकाशित हुआ, 47 में दूसरा भाग, और 1871 में इनका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो ये 3 वर्ष महत्वपूर्ण है, 1839, 1847 और 1871। 1871 में दूसरा संस्करण आया था और यहाँ दिया है कि 1847 में दूसरा भाग सही है, 71 में संस्करण दूसरा आया था। ये उर्दू के बहुत बड़े पक्षपाती थे, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये उर्दू के प्राध्यापक ही थे तो उर्दू के पक्षपाती होंगे ही। लिखते भी हैं कि मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है, एक इनका कथन भी है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। और जो चौथा विकल्प है, इनके इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1952 ईस्वी में हुआ, ये विकल्प भी सही है। आप जानते हैं कि 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास इस शीर्षक से इनके इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया है। तो इन 4 विकल्पों में पहला विकल्प गलत है और बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद माना जाता है। अब देखिए, गारसा द तासी का जो इतिहास ग्रंथ है, द मॉडर्न द इस्तार द लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया 1839 में। गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ, ये इस पर अभी चर्चा भी हुई दूसरे अगले वाले प्रश्न पर। गारसा द तासी का जो इतिहास ग्रंथ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ माना जाता है। पहला है शिव सिंह सरोज, दूसरा द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तीसरा मिश्रबंधु विनोद और चौथा है तजकिरा ई सूराई हिंदी। तो दोस्तों आप जानते हैं तजकिरा ई सूराई हिंदी जो कि 1848 ईस्वी में प्रकाशित एक रचना है, जिसके रचयिता थे ये ध्यान में नहीं आ रहा नाम,
मौलवी करीमुद्दीन। तो मौलवी करीमुद्दीन जी ने 1848 ईस्वी में, अच्छा ये पहले भारतीय भी थे, हाँ कभी कभार ध्यान से निकल जाता है नाम, बहुत याद करिए तब भी नहीं याद आता। तो मौलवी करीमुद्दीन, तज़किरा ये सूराई हिंदी जो इतिहास ग्रंथ है, मौलवी करीमुद्दीन इस इतिहास ग्रंथ के प्रणेता थे। और प्रश्न पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय भी मौलवी करीमुद्दीन ही थे, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले। तो 1848 ईस्वी में आया, लेकिन इस पर एक आरोप लगता है कि ये तज़किरा ये सूराई हिंदी जो है ये गारशद तासी का जो इतिहास ग्रंथ है इसका अनुवाद मात्र है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मौलिकता देखने को नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया गया है? पहला विकल्प है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, दूसरा है हिंदी साहित्य का अतीत, तीसरा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और चौथा है शिव सिंह सरोज। तो दोस्तों आप जानते हैं कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ के प्रणेता कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के प्रणेता हैं और इन्होंने ही आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य, इन्होंने ही एक विकास क्रम के रूप में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका विकास क्रम के रूप में इन नामों का निर्धारण किया। तो एक तरह से द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बहुत महत्वपूर्ण रचना भी हो जाती है, क्योंकि पहली बार एक विकास क्रम का ध्यान रखा गया, पहली बार नामकरण का प्रयास किया गया। भले वो नामकरण बहुत ज़्यादा उचित नहीं हुआ, समीचीन नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के जो इतिहास ग्रंथ आए, चाहे आचार्य शुक्ल के आए हों, चाहे डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हों, चाहे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो, चाहे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास हो, कोई भी इतिहास ग्रंथ आगे वाला जो इतिहास ग्रंथ आया, वो जितने भी इतिहास ग्रंथ आए उन सब के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने एक आधार तय किया था कि हाँ ये हमारा जो इतिहास ग्रंथ है, भले बहुत ज़्यादा सटीक नामकरण नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम राह दिखाने का तो काम किया आगे के लेखकों के लिए इन्होंने। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में रीतिकालीन कवियों का विवेचन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया है? आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में रीतिकालीन कवियों का विवेचन किस ग्रंथ से लिया है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहला है मध्ययुगीन बोध का स्वरूप, दूसरा रीतिकाल रीतिबद्ध काल, तीसरा है मिश्रबंधु विनोद और चौथा है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हो जाता है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बहुत बड़े हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ थे। इन्होंने अगर रीतिकालीन कवियों का विवेचन किसी ग्रंथ से लिया तो वो ग्रंथ भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, निश्चित रूप से रहा होगा। तो ये जो मिश्रबंधु विनोद है दोस्तों, मिश्रबंधुओं के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ, ये बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। इसी मिश्रबंधु विनोद से ही इन्होंने रीतिकालीन कवियों का परिचय लिया है। बाकी जो इतिहास ग्रंथ हैं जैसे मध्ययुगीन बोध का स्वरूप, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये तो बाद का इतिहास ग्रंथ है। रीतिकाल रीतिबद्ध काल ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये भी बाद की है। और द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये पादरी एडमिन ग्रीव्ज की रचना है। तो कुल मिला के ये तीनों विकल्प गलत हैं। मिश्रबंधु विनोद जो कि मिश्रबंधुओं द्वारा रचित लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है इसमें, आचार्य शुक्ल ने इसके विषय में कहा भी है कि ये बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ है ना, बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ है। तो प्रशंसा भी करते हैं इसकी कहीं ना कहीं, अब चाहे व्यंग रूप में ही कह दिए कि बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ग्रंथ से आचार्य शुक्ल प्रभावित थे, इसीलिए इसमें जो रीतिकालीन कवियों का परिचय मिलता है उसको इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का विषय बनाया। अगला प्रश्न है, आदिकाल को
अत्यधिक व्याघातों का युग किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों का युग। अब देखिए, आदिकाल पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले विद्वान हैं कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह। अब इसमें देखा जाए तो आदिकाल पर बहुत ज़्यादा, अब जैसे नाथ साहित्य, हाँ, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तमाम ग्रंथ मिलते हैं जो कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये जो ग्रंथ हैं ये सब के सब ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो यानी आदिकाल पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अनुसंधान किया और आदिकाल पर कई किताबें इनकी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी कहीं ना कहीं आदिकाल पर केंद्रित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में आया, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1953 में आया और हिंदी साहित्य की भूमिका ये 1940 की पुस्तक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि आदिकाल पर बहुत ज़्यादा अनुसंधान करते हैं और कई किताबें इनकी आती हैं, इन्होंने ये कहा कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग इन्होंने ही कहा। तो ये पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणपति चंद्र गुप्त के विषय में असत्य है? ध्यान देने वाली बात, गणपति चंद्र गुप्त के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यानी आपने अगर गणपति चंद्र गुप्त और उनकी रचना के बारे में पढ़ा है, जो कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। पहला विकल्प है गुप्त जी 12वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। दूसरा विकल्प दूसरा है गुप्त जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं का निर्भीकता से खंडन किया। तीसरा है गुप्त जी आधुनिक हिंदी कवियों में जयशंकर प्रसाद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते। और चौथा है गुप्त जी आधुनिक काल का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ मानते हैं। तो इसमें देखा जाए दोस्तों तो गुप्त जी 12वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। ये कथन जो है अपने आप में सही है। 12वीं शताब्दी से 1184 ईस्वी से ये हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। दूसरा विकल्प जो है गुप्त जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं का निर्भीकता से खंडन करते हैं, ये भी सही है। आचार्य शुक्ल की जो मान्यताएं हैं उनका निर्भीकता से ये खंडन करते हैं। उन्हीं का एक कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये हर कवि को तुलसी की कसौटी पर हर चरित्र को भगवान राम की कसौटी पर कस कर देखते हैं। यानी उनके आदर्श कवि कौन है? आचार्य शुक्ल के तुलसी हैं और आदर्श पात्र कौन है? राम है। तो हर पात्र को राम की कसौटी पर कसते हैं और हर कवि को तुलसी की कसौटी पर कसते हैं। तो ये कथन भी इन्हीं का है, कभी कभार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा विकल्प जो है गुप्त जी आधुनिक हिंदी कवियों में जयशंकर प्रसाद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, ये कथन दोस्तों इनका गलत है। सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, है ना, जयशंकर प्रसाद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ आधुनिक कवियों में जयशंकर प्रसाद को सर्वश्रेष्ठ कवि का दर्जा गणपति चंद्र गुप्त देते हैं। जयशंकर प्रसाद से काफी प्रभावित मिलते हैं ये, और जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक भी ये स्वीकार करते हैं। तो श्रेष्ठ नहीं मानते, ये गलत है। चौथा विकल्प जो है गुप्त जी आधुनिक काल का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ मानते हैं, ठीक है, ये भी कथन सही है। गुप्त जी जो है आधुनिक काल का जो विकास है स्वतंत्र रूप से हुआ मानते हैं। अगला जो प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार चारण काल की समय सीमा है संबत 750 से 1000, संबत 1000 से 1375, संबत 1050 से 1375, संबत 900 से 1080। चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आप जानते हैं संधियों चारण काल नाम देने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही थे। तो इनके अनुसार चारण काल की जो समय सीमा है वो 1000 से 1375 ईस्वी है। संधियों चारण काल 1000 से 1375 ईस्वी। अच्छा, संधि काल क्या है? 700 से 1000 ईस्वी संधि काल को मानते हैं। 1000 से 1375 ईस्वी ये चारण काल की समय सीमा मानते हैं। उसके बाद जो है 1375 से 1700 ये भक्ति काल की समय सीमा, 1700 से 1900 ये रीतिकाल की समय सीमा, और 1900 से आगे जो है ये आधुनिक काल
मानते हैं, तो ये सब संबद्ध में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है उससे कहीं ना कहीं इनका काल विभाजन मेल खाता है। यानी आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को अब संधियोग चारण काल के बाद भक्ति काल से जो उनका काल विभाजन है आचार्य शुक्ल का, जैसे 1375 से 1700, ये भक्ति काल का काल विभाजन मानते हैं आचार्य शुक्ल, तो वही हूबहू ये उतार लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसी चीज़ का उल्लेख ये कर देते हैं। लेकिन चारण काल, इसका जो समय है वो 1000 से 1375 है। यानी 8वीं शताब्दी से ये जो है लगभग मानते हैं, विक्रम संवत की 8वीं शताब्दी से आदिकाल की शुरुआत मानते हैं। तो संधि एवं चारण काल, तो संधि काल की समय सीमा 750 से 1000 है और चारण काल की जो समय सीमा है वो 1000 से 1375 है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यापति को हिंदी का प्रथम नाटककार मानने वाले विद्वान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गणपत चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु। विद्यापति को हिंदी का प्रथम नाटककार, आप जानते हैं विद्यापति के जैसे गोरक्ष विजय इनका एक नाटक है, तो हिंदी का, हालांकि बाकी लोग कोई सहमत नहीं है, बाद के जो परिवर्ती विद्वान हैं वो इनके कथन से सहमत नहीं है, लेकिन विद्यापति को हिंदी का प्रथम नाटककार मानने वाले जो थे वो मिश्रबंधु थे। मिश्रबंधु विनोद में इन्होंने विद्यापति को हिंदी का प्रथम नाटककार स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं, सामने उनके लेखक हैं जो कि असंगत हैं, इनको संगत करना है, सुमेलित करना है। आधुनिक हिंदी साहित्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। वांग्मय विमर्श, वार्ष्णेय देखिए गलत लिखा है क्योंकि टाइपिंग में गलती हो जाती है। वांग्मय विमर्श, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। ये सब असंगत हैं, इनको एक क्रम में अगर देखा जाए, जैसे पहला विकल्प जो है आधुनिक हिंदी साहित्य, तो दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य जो है ये डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ था, उसका अनुवाद उन्होंने किया था 1952 ईस्वी में, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय इस ग्रंथ के रचयिता है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। वांग्मय विमर्श, विश्वनाथ त्रिपाठी वांग्मय विमर्श के प्रणेता हैं। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, बहुत चर्चित रचना है। तो दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हो गए। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। वांग्मय विमर्श विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, जो कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की रचना है। तो ये सारे के सारे प्रश्न अलग अलग से भी कभी कभार पूछता है, जैसे हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास के लेखक कौन, या हिंदी भाषा और साहित्य का विकास के लेखक कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इस तरह से अलग अलग से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन सुमेलन वाले प्रश्न भी आते हैं। यानी विस्तृत अध्ययन अगर आपका हुआ है, सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों के रचयिताओं को आप पढ़े हैं, तभी जाके इन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, महेश दत्त शुक्ल, गुलाब राय, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसके जो प्रणेता हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। गुलाब राय ने ही हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास इस ग्रंथ का प्रणयन किया। तो जो तीसरा विकल्प है ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तर भारत की संत काव्य परंपरा, विजयेंद्र स्नातक। राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और अध्ययन, परशुराम चतुर्वेदी। राजस्थानी पिंगल साहित्य, गुलाब राय। और हिंदी काव्य विमर्श, मोतीलाल मिनारिया। तो देखा जाए दोस्तों, तो उत्तर भारत की संत काव्य परंपरा, ये बड़ा चर्चित ग्रंथ है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो इस ग्रंथ के प्रणेता हैं परशुराम चतुर्वेदी जी। दूसरा जो है राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और अध्ययन, तो विजयेंद्र स्नातक जी इस ग्रंथ के रचयिता हैं,
राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और अध्ययन के। राजस्थानी पिंगल साहित्य, मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया जी राजस्थानी साहित्य के मर्मज्ञ थे और राजस्थानी साहित्य पर बहुत सारी पुस्तकें इनकी देखने को मिलती हैं। और हिंदी काव्य विमर्श, ये गुलाब राय जी की पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलन वाला प्रश्न है। हिंदी काव्य विमर्श, नंदुलारे वाजपेयी। आधुनिक साहित्य, अज्ञेय हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, डॉक्टर राजबली पांडे। और हिंदी साहित्य की पीठिका, महेश दत्त शुक्ल। तो दोस्तों, हिंदी काव्य विमर्श देखा जाए तो हिंदी काव्य विमर्श ये जो पुस्तक है महेश दत्त शुक्ल की है। हिंदी काव्य विमर्श महेश दत्त शुक्ल जी की बड़ी चर्चित पुस्तक है। दूसरा विकल्प है आधुनिक साहित्य। दोस्तों, आधुनिक साहित्य भी बहुत चर्चित पुस्तक है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी इस पुस्तक के प्रणेता हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, ये पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। अज्ञेय जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य। और हिंदी साहित्य की पीठिका, ये तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, डॉक्टर राजबली पांडे की पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास में कुल कितने खंडों में प्रत्यक्षता हिंदी साहित्य का इतिहास वर्णित है? देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित हुआ था, उसमें कितने खंडों में प्रत्यक्षता हिंदी साहित्य का इतिहास वर्णित है? खंड 3 से 14 तक, खंड 1 से खंड 16 तक, खंड 1 से खंड 18 तक, खंड 2 से खंड 15 तक। तो दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले ये जान लेते हैं कि जो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, ये कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। इस पर भी प्रश्न बन चुका है। दोस्तों, ये कुल 18 खंडों में प्रकाशित हुआ था और प्रारंभ में ये 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसमें 2 खंड और जोड़े गए तो पूरी संख्या कितनी हो गई? 18। तो ये भी बहुत भ्रमित करने वाला प्रश्न है। 16 खंडों में या 18 खंडों में? 16 खंडों में पहले प्रकाशित हुआ था और 18 खंडों में बाद में 2 खंड जोड़ के पुनः प्रकाशित जब होता है तो 2 खंड जुड़ जाते हैं तो कुल 18 खंड हो जाते हैं। तो इसमें प्रत्यक्षता हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में विभक्त है, यानी कहाँ से कहाँ तक हिंदी साहित्य का इतिहास वर्णित है? तो ये जो पहला विकल्प है दोस्तों, खंड 3 से खंड 14 तक, ये सही है। यानी तीसरे खंड से लेकर 14वें खंड तक प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें वर्णित है। तो विकल्प संख्या 1 जो है ये अपने आप में सही है। अगला प्रश्न, वस्तुतः वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सफल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में उक्त कथन के लेखक कौन है? एक बार फिर से पढ़ देते हैं। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सफल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में उक्त कथन के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विजयेंद्र स्नातक। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है गणपति चंद्र गुप्त, इसके पहले भी इसी तरह से एक प्रश्न आया था। गणपति चंद्र गुप्त जो हैं ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में लिखते हैं। 65 ईस्वी में इसमें उन्होंने ये कथन दिया है कि आचार्य शुक्ल को की जो धारणाएं थी, स्थापनाएं थी, उसको खंडित करने का काम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, आप जानते ही हैं। और गणपति चंद्र गुप्त ने भी यह सामर्थ्य कहीं ना कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही लिया होगा। गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहीं ना कहीं आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का खंडन अपने तर्कों के आधार पर किया। तो कहीं ना कहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में दिया गया कथन गणपति चंद्र गुप्त का ही है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रीतिकाल की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ संप्रदाय डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी भाषा का विकास चतुरसेन शास्त्री, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों रीतिकाल की भूमिका बड़ा चर्चित ग्रंथ है, डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल की भूमिका हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, यानी आदिकाल पर काफ़ी रिसर्च हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रही। तो नाथ संप्रदाय यह जो ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। अच्छा, हिंदी भाषा का विकास नाम से एक और ग्रंथ मिलता है डॉक्टर धीरेन्द्र का, तो अगर डॉक्टर धीरेन्द्र दिया है तो वो विकल्प भी सही है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां इस ग्रंथ के लेखक हैं शिव कुमार शर्मा, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां, ये भी पुस्तक महत्वपूर्ण है। शिव कुमार शर्मा हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां के लेखक हैं। अज्ञेय की पुस्तक और डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, इन सब ने भी हिंदी साहित्य पर लिखा, लेकिन हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां ये जो पुस्तक है ये शिव कुमार शर्मा जी की पुस्तक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री बहुत चर्चित व्यक्ति थे। हिंदी भाषा और साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। अब देखिए सब मिलते जुलते नाम हैं। हिंदी भाषा और साहित्य, दोस्तों हिंदी भाषा और साहित्य ये जो पुस्तक है ये श्याम सुंदर दास जी की है, तो इसलिए ये विकल्प गलत है। दूसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पुस्तक कृपा शंकर शुक्ल जी की है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा विकल्प दोस्तों जो है ये हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये जो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री की पुस्तक है। और चौथा विकल्प जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, ये श्री कृष्ण लाल की है। तो अब जितने भी विकल्प इसमें दिए गए हैं सब कहीं ना कहीं मिलते जुलते विकल्प हैं, नाम इनके मिलते जुलते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये कृपा शंकर शुक्ल की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य ये श्याम सुंदर दास की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास ये जो है श्री कृष्ण लाल की रचना है। तो हिंदी भाषा और साहित्य का जो विकास है ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचना है। दोस्तों अगला प्रश्न, मध्ययुगीन बोध का स्वरूप, यह भी बहुत बार पूछा गया है। इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा। तो दोस्तों मध्ययुगीन बोध का स्वरूप ये अपने आप में बहुत चर्चित पुस्तक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित मध्ययुगीन बोध का स्वरूप पुस्तक है। आचार्य शुक्ल का आप जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में आया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में आया था। और नलिन विलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है। तो ये सारे विकल्प गलत हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही पुस्तक है मध्ययुगीन बोध का स्वरूप। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा, आधुनिक काल की समय सीमा 1857 से 1965 ईस्वी, 1850 ईस्वी से आगे, 1857 ईस्वी से अब तक, 1900 ईस्वी से अब तक। तो दोस्तों आप जानते हैं कि गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत यानी प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और आधुनिक काल, ये तीन नाम दिए, यानी तीन भागों में मोटे तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और आधुनिक काल, तो ये तीन भागों पे मोटे तौर पर बांटा। तो एक प्रश्न और भी आया था इसके पहले ही, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से मानी? 12वीं शताब्दी से मानी थी, 1184 से
हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं ये। तो प्रारंभिक काल की जो समय सीमा है वह है 1184 से 1350 ईस्वी। माध्यमिक काल की जो समय सीमा है वो 1350 से 1857 ईस्वी। इसमें भी 1350 से 1500 पूर्व मध्यकाल और 1500 से 1857 ये उत्तर मध्यकाल है। ये जो आधुनिक काल की जो समय सीमा पूछा जा रहा है 1857 से 1965 ईस्वी, यानी पहला विकल्प ही इसका सही है। 1857 से 1965 ईस्वी, यानी प्रारंभिक काल 1184 से 1350, मध्यकाल जो है 1350 से 1857 और आधुनिक काल 1857 से 1965। 1965 इसलिए कि 1965 में ही इनका ग्रंथ वैज्ञानिक इतिहास जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में ही प्रकाशित होता है। तो इसलिए 1857 से 1965 ईस्वी ये आधुनिक काल की जो समय सीमा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सूफी काव्यधारा को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आधारित बताया? देखिए, सूफी काव्यधारा जो है मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्यधारा के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला विकल्प, यानी सूफी काव्यधारा को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आधारित, यानी भारतीय परंपराओं पर आधारित मानने वाले विद्वान आचार्य शुक्ल, नलिन शर्मा, गणपत चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी की मान्यताओं को खंडित करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने ही सूफी परंपरा के पीछे जो भारतीय परंपराओं का हाथ है उसको इन्होंने स्वीकार किया, यानी मसनवी शैली से प्रभावित नहीं मानते, जो संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश की परंपराएं हैं उसी से प्रभावित मानते हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया। बहुत चर्चित कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो दोस्तों, आप जानते हैं बड़ा चर्चित कथन है, बहुत बार पूछा गया है। तुलसी का समन्वय अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में, नेट की भी परीक्षा में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, बड़ा चर्चित कथन है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। बड़ा चर्चित कथन है। तो पहला विकल्प ही इसका दोस्तों सही है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्व मध्यकाल की समय सीमा है 1650 से 1850, 1400 से 1650, 1350 से 1650, 1450 से 1650। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही दिया हुआ नाम है, आप जानते हैं, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। तो जो पूर्व मध्यकाल है दोस्तों, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, यानी अगर पूर्व मध्यकाल पूछ रहा है तो पूर्व मध्यकाल का मतलब भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल का मतलब रीतिकाल। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्व मध्यकाल की समय सीमा क्या है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की जो समय सीमा बताई 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी बताई, और पूर्व मध्यकाल की जो समय सीमा यानी भक्ति काल की जो समय सीमा है वो लगभग 1400 से 1650 ईस्वी, यानी विकल्प संख्या दूसरा जो है विकल्प ये सही है, 1400 से 1650। अब आप जानते हैं 1650 से 1850 फिर उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल 1850 से आगे। तो यानी 1000 से 1400 ये आदिकाल की समय सीमा, और पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल की जो समय सीमा है वो यही है 1400 से 1650, यानी 250 वर्ष भक्तिकाल की समय सीमा स्वीकार करते हैं। लगभग वही आचार्य शुक्ल भी स्वीकार करते हैं। अब आचार्य शुक्ल जो कि संवत में है देते हैं और इनका ईस्वी सन में है, तो थोड़ा बहुत अंतर वही देखने को मिलता है, 10-5 सालों का। अब ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं इसी डेट को भक्ति काल की शुरुआत हुई थी। तो कोई भी प्रवृत्ति जब बदलती है युग की तो उसमें समय लगता है, जैसे मौसम बदलता है तो समय लगता है, वैसे ही आदिकाल से जब भक्ति काल आया तो फिर प्रवृत्तियों को बदलने में समय लगता है। तो कोई डेट नहीं क्लियर कर सकते कि नहीं इसी डेट को भक्ति काल शुरू हुआ।
अगला प्रश्न है, भिखारीदास को हिंदी का प्राचीन समालोचक मानने वाले विद्वान हैं? गणपत चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर। भिखारीदास हिंदी के प्राचीन समालोचक। अब देखिए, भिखारीदास रीतकाल के बहुत चर्चित कवि थे। जो तीसरा विकल्प है दोस्तों, मिश्रबंधु। आप जानते हैं कि मिश्रबंधु विनोद में मिश्रबंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है। तो ऐसे जो प्रतिभाशाली कवि थे जैसे भिखारीदास, इनको कैसे छोड़ सकते हैं? तो इन पर इनकी टिप्पणी है मिश्रबंधुओं की कि ये हिंदी के प्राचीन समालोचक थे भिखारीदास। उसका कारण ये है कि भिखारीदास, देखिए, इनकी रचनाएं भी अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोवर्ण पिंगल, अमर कोश, शतरंज शतिका। तो ये सब जो इनकी रचनाएं हैं, नाम से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये सब काव्यांगों के निरूपण से संबंधित रचनाएं हैं। तो अब देखिए, आचार्य शुक्ल वगैरह ये सब भी तो समालोचक ही थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी समालोचक ही थे। तो भिखारीदास ने काव्य रूप में समालोचना की है ना, जैसे रस सारांश है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है। तो ये सारी जो रचनाएं देखने को मिलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं विवेचन ही है, समालोचना ही, आलोचना ही है, आलोचनात्मक ग्रंथ ही है। तो भले काव्य रूप में हो, तो इसीलिए ये हिंदी के पहले समालोचक माने गए मिश्रबंधुओं के अनुसार। आप जानते हैं यहीं प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। जैसे हमारा गृह जनपद सुल्तानपुर है, तो सुल्तानपुर के जस्ट बगल ही प्रतापगढ़, यहाँ एक उसी के निकट है टेवटा नामक एक स्थान है, वहीं के रहने वाले थे। वहाँ के एक राजा थे, उन्हीं के आश्रयदाता, वही उनके आश्रयदाता थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य शुक्ल ने रीतकालीन कवियों का परिचय किस ग्रंथ से लिया? तो दोस्तों, आप जानते हैं ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य शुक्ल ने, शायद ये रिपीट हो गया प्रश्न। तो आचार्य शुक्ल ने रीतकालीन कवियों का परिचय मिश्रबंधु विनोद से, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से, शिव सिंह सरोज से, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों, मिश्रबंधु विनोद, जो कि मिश्रबंधुओं की रचना है, मिश्रबंधु विनोद, इसी से इन्होंने रीतकालीन कवियों का परिचय लिया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की नारीवादी पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? हिंदी साहित्य लेखन की, इतिहास लेखन की नारीवादी पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं, इसके पहले भी बताया गया आपको कि इतिहास लेखन की तमाम पद्धतियां हैं। इस पर मेरा एक वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जैसे वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक वैसे इतिहास लेखन की एक पद्धति है नारीवादी पद्धति। नारीवादी पद्धति होती क्या है? इसमें जो इतिहासकार होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे लिखा जा रहा है, तो उसमें जो स्त्रियों द्वारा लिखा गया साहित्य है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। यानी स्त्री साहित्यकारों को उपेक्षित नहीं रखा जाता। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जैसे सुमन राजे की पुस्तक है, तो उसमें जो महिला कथाकार हैं, महिला कवि लेखिकाएं हैं, कवयित्रियां हैं, इन सब पर थोड़ा फोकस किया गया है। तो यानी ये नारीवादी पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे का। पूछ रहा है कि ये सर्वप्रथम कहाँ इसका विकास होता है? भारत में, मॉरिशस में, दक्षिण भारत में, इनमें से कहीं नहीं। तो दोस्तों, ये जो नारीवादी पद्धति है, इसका विकास देखा जाए तो यूरोप में होता है ना। नारीवादी पद्धति का विकास 1968 ईस्वी के बाद यूरोप में एक आंदोलन के रूप में होता है ना। तो जो ये चौथा विकल्प है, भारत में, मॉरिशस में, दक्षिण भारत में, चौथा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं, ये सही है। क्योंकि न भारत में हुआ, न मॉरिशस में हुआ, न दक्षिण भारत में हुआ, तो भारत का मतलब दक्षिण भारत उसी में आ गया, लेकिन विकल्प में दे दिया गया है दक्षिण भारत, यानी खास एक जगह है दक्षिण भारत। तो इनमें से कहीं किसी जगह नहीं हुआ। कहाँ होता है? यूरोप में। कब होता है? 1968 ईस्वी के बाद। 1968 ईस्वी के बाद एक आंदोलन के रूप में होता है नारीवादी पद्धति का विकास। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखन पद्धति में साहित्य के इतिहास की प्रवृत्तियों का अध्ययन
युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। अब देखिए, किस इतिहास ग्रंथ में साहित्य के इतिहास की प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है? वैज्ञानिक पद्धति में, कालानुक्रम पद्धति में, नारीवादी पद्धति में, विधेयवादी पद्धति में। तो दोस्तों ये जो चौथा विकल्प है विधेयवादी पद्धति, ये सही है। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि उसमें लेखक जो है तटस्थ होके, निरपेक्ष होके तथ्यों का संकलन करता है, लिखता है कवियों लेखकों के बारे में। कालानुक्रम पद्धति में कालक्रम का ध्यान रखा जाता है। नारीवादी पद्धति में स्त्रियों के योगदान पर ज़्यादा ध्यान रहता है। और विधेयवादी पद्धति, जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी गई एक पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखी गई पुस्तक है, ये विधेयवादी पद्धति में है। इसी में क्या होता है कि इसमें प्रवृत्तियों का जो अध्ययन है वो युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। जैसे भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया। यानी भक्तिकाल को भक्तिकाल अगर कहा गया तो क्यों कहा गया? क्योंकि जो युगीन परिस्थितियां हैं, यानी उस युग की जो परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर भक्तिकाल को भक्तिकाल नाम दिया गया। और युगीन परिस्थितियों के आधार पर तुलसी, सूर, मीरा, इन सब का विवेचन हुआ। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधुओं के अनुसार माध्यमिक काल की समय सीमा। मिश्रबंधुओं का जो इतिहास ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद, बहुत ही चर्चित इतिहास ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद। तो माध्यमिक काल की जो समय सीमा है वो पूछ रहा है। संवत 1681 से 1889, संवत 1890 से 1925, संवत 1344 से 1444 और संवत 1445 से 1680। इसमें पूछ रहा है कि माध्यमिक काल की समय सीमा क्या है। तो दोस्तों माध्यमिक काल जो है मिश्रबंधुओं का वो संवत 1445 से 1680 है। यानी जो चौथा विकल्प है ये सही है। संवत 1445 से 1680 ये माध्यमिक काल है। आप जानते हैं मिश्रबंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा। कौन कौन? आदिकाल, आरंभिक काल, आदिकाल यानी आदिकाल कहिए, आरंभिक काल, आरंभिक काल नाम से ही ये आदिकाल का उल्लेख करते हैं। माध्यमिक काल, माध्यमिक काल। तीसरा है अलंकृत काल, इस पर भी प्रश्न पूछता है कि अलंकृत काल नाम किसने दिया। चौथा है परिवर्तन काल, ये भी इसका समय सीमा बहुत उसकी पूछता है। पांचवा है वर्तमान काल। तो ये जो माध्यमिक काल है, माध्यमिक काल संवत 1445 से 1680 का जो कालखंड है, इसी में भक्तिकाल और रीतकाल, रीतकाल तो नहीं, रीतकाल के लिए अलंकृत काल इन्होंने नाम दिया। और अलंकृत काल का जो समय है वो 1681 से 1889 विक्रम संवत है। तो भक्तिकाल आप कह सकते हैं माध्यमिक काल के अंतर्गत आ जाता है। तो इस हिसाब से चौथा विकल्प इनका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिश्रबंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि कहकर किसे संबोधित किया? अब आप जानते हैं 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ ने जिन 8 कृष्ण भक्त कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई वो अष्टछाप के कवि कहे गए। तो अष्टछाप के कवियों की संख्या नाम से स्पष्ट है। 8 कवि थे अष्टछाप में। 9वां कवि किसको कहा? विकल्प नागरीदास, ध्रुवदास, मीराबाई और रसखान। तो नागरीदास, ध्रुवदास, मीराबाई और रसखान, इसमें कौन ऐसे कवि थे जिनको मिश्रबंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि कहकर संबोधित किया? तो दोस्तों नागरीदास कृष्ण भक्त थे, इनको ही मिश्रबंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि कह के संबोधित किया। बाकी विकल्प आपके गलत है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रारंभिक और मध्यकाल को धर्माश्रित, राज्याश्रित, लोकाश्रित इन 3 रूपों में विभक्त किया? मिश्रबंधुओं ने, आचार्य शुक्ल ने, गणपत चंद्र गुप्त ने, शिव सिंह सरोज ने। तो दोस्तों आप जानते हैं कि धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। गणपत चंद्र गुप्त जो कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं, इन्होंने ही जो प्रारंभिक काल और मध्यकाल है उसको 3 भागों में बांटने का प्रयास किया, धर्माश्रित, राज्याश्रित और
लोक आश्रित साहित्य। तो गणपत चंद्रगुप्त ये जो तीसरा विकल्प है ये सही है। निम्नलिखित में से भक्तिकाल पुस्तक के संपादक हैं। भक्तिकाल नाम से एक पुस्तक है, उसका संपादन करने वाले लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डॉक्टर रसाल, डॉक्टर नगेंद्र, परशुराम चतुर्वेदी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भक्तिकाल पुस्तक जो है ये महत्वपूर्ण पुस्तक है और परशुराम चतुर्वेदी जो चौथे विकल्प के रूप में यहाँ दिए गए हैं यही इस पुस्तक के संपादक थे। बाकी विकल्प आपके गलत हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। निम्नलिखित में से डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। तो दोस्तों आप जानते हैं हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुरसेन शास्त्री की पुस्तक है। इसके पहले एक प्रश्न आया था, उसमें इसका उल्लेख किया गया। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ये चतुरसेन शास्त्री की पुस्तक है। हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास ये जो है ये उदय नारायण तिवारी की पुस्तक है। ये भाषा वैज्ञानिक थे, इनकी पुस्तक है हिंदी भाषा और विकास। तीसरा विकल्प हिंदी भाषा का विकास, ये हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास की पुस्तक है और डॉक्टर धीरेन्द्र ने भी एक अलग से पुस्तक लिखी थी हिंदी भाषा का विकास। तो इस नाम से दो विद्वानों ने ग्रंथ रचित किया है। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर नगेंद्र की भी एक पुस्तक है और श्याम सुंदर दास की भी एक पुस्तक है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये तीनों विकल्प क्या हैं? गलत हैं। चौथा विकल्प हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास बहुत बार पूछा गया, तो ये डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री जी की रचना है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अगला प्रश्न है कबीर किस विधा की रचना है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। काव्य संग्रह है, आलोचनात्मक ग्रंथ है, कहानी है, जीवनी है। तो दोस्तों कबीर आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक बहुत ही चर्चित रचना है कबीर। कहा जाता है कि अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में न आए होते तो आज तुलसी ना होते और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में ना आए होते तो आज कबीर ना होते। मैं इनके धार्मिक महत्व की बात नहीं कर रहा, साहित्यिक महत्व की बात कर रहा। क्योंकि तुलसी को मैं यहाँ एक धार्मिक दृष्टि नहीं देख रहा, तुलसी को एक कवि के रूप में देख रहा। तो हिंदी साहित्य में जो तुलसी का इतना ज़्यादा महिमा मंडन है उसके पीछे कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सोच रही। आचार्य शुक्ल तुलसी को बहुत आदर्श कवि मानते थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर पर बहुत फिदा थे। तो कबीर पर इन्होंने बहुत लिखा, वाणी का डिक्टेटर तक कहा कबीर को। तो आप जानते हैं आलोचनात्मक ग्रंथ है ये कबीर, ये कहानी काव्य संग्रह या जीवनी नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का उदय राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। इस कथन के लेखक हैं डॉक्टर मैनेजर पांडे, कृपाशंकर शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य का उदय राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। ये कथन भी बड़ा चर्चित है और इस कथन के कथनकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 ईस्वी में इनका हिंदी साहित्य सिंधी सभ्य सागर की भूमिका के रूप में आया था, तो उसमें इन्होंने ऐसा लिखा कि हिंदी साहित्य का उदय राजा भोज के समय से प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था तक है। अगला प्रश्न, प्रत्येक देश का साहित्य बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट, पता नहीं कितनी परीक्षाओं में पूछा गया। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और बहुत बार बच्चे इसको गलत करते हैं। यानी पूछा बहुत बार गया है लेकिन इसी से मिलते जुलते कथन बालकृष्ण भट्ट और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के भी हैं। तो बहुत बार भ्रमित हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि होता यह है कि बार बार जो पूछा जाता है उसको कुछ लोग बार बार पढ़ते हैं और उसको हल्के में ले लेते हैं। तो वहाँ परीक्षा में दबाव के नाते, प्रेशर के नाते वो चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं और बाद में जब घर आते हैं तो अरे मेरा तो गलत प्रश्न हो गया। होता ये है कि जो देखिए परीक्षाओं में वही लोग बाहर होते हैं जिनका आसान प्रश्न गलत होता है।
कठिन प्रश्न तो सबके गलत हो सकते हैं, लेकिन आसान प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं तब आप बाहर हो जाएंगे, लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। प्रत्येक देश, अच्छा लिखना पढ़ना आएगा कैसे, याद कैसे होगा? बस लिखने पढ़ने से ही याद होगा। बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर समय नहीं दे रहे हैं। आप कुछ मत करिए, बार बार वही चीज़ पढ़िए, ध्यान एकाग्र करके बार बार वही चीज़ लिखिए। लिखेंगे ज़्यादा, पढ़ेंगे ज़्यादा, वो चीज़ अपने आप, जिस चीज़ को बार बार आप जिसके टच में रहेंगे, हमेशा जिसके टच में रहेंगे, ज़्यादा जिसके टच में रहेंगे, वो चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी। तो इसलिए प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये बड़ा चर्चित कथन है। और आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये प्रसिद्ध कथन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख बूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? गणपत चंद्र गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, उत्तर, इन सब में, पूर्व, इन सब खंडों में बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी भी वृत्त संग्रह, व्रत संग्रह गलत लिख दिया गया है, ये वृत्त संग्रह है, संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो दोस्तों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसके विषय में है? आप जानते हैं कि मिश्रबंधु विनोद, जो कि जिसको बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहकर जिस पर व्यंग किया था कभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उन्हीं के द्वारा कहा गया ये कथन है मिश्र बंधुओं के ऊपर। लगभग 5000 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है उसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है, सब जानते हैं। किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से, हिंदी साहित्य की भूमिका शीर्षक से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यह ग्रंथ जो 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य शुक्ल का यह ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ, ये हिंदी साहित्य का विकास इस शीर्षक से प्रकाशित होता है, न कि इतिहास, न कि भूमिका। हिंदी साहित्य का विकास इस शीर्षक से यह ग्रंथ प्रकाशित होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ केवल भक्तिकाल का ही विवेचन होने से एक अधूरा ग्रंथ माना जाता है? महत्वपूर्ण चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ केवल भक्तिकाल का ही विवेचन होने से, एक यानी उस ग्रंथ में केवल भक्तिकाल का ही विवेचन मिलता है, इस कारण से अधूरा ग्रंथ माना जाता है, यानी आगे का जो कालखंड है उसका वर्णन नहीं मिलता। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां। तो दोस्तों देखा जाए तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है। इस पर पहले भी चर्चा हुई। 1938 ईस्वी का यह जो इतिहास ग्रंथ है, इसमें केवल भक्तिकाल का ही जिक्र है और उसके बाद वर्मा जी की मृत्यु हो जाती है और इस ग्रंथ को पूर्ण रूपेण ये पूरा नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से यह ग्रंथ नहीं लिख पाते, यानी आगे के खंडों का उल्लेख नहीं होता। अच्छा, इसीलिए यह ग्रंथ अधूरा ग्रंथ माना जाता है। और हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां ये सुकुमार शर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है। तो विकल्प जो तीसरा विकल्प है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये सही है।
दोस्तों 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य इतिहास लेखन पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है? कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति। दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित जो पद्धति है वह है वैज्ञानिक पद्धति। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति में ही अपना हिंदी साहित्य का इतिहास तटस्थ होकर और निरपेक्ष होकर लिखा। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर यही पद्धति महत्वपूर्ण है, आधारित है, जो कि महत्वपूर्ण है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले और इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की तरफ। वीडियो भले लंबा हो गया, लेकिन अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो सिर्फ 50 प्रश्न नहीं, 50 प्रश्न तो एक बहाना है, उसकी व्याख्या के साथ साथ न जाने कितने प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। होता ये है कि जो लंबे समय से लगे हुए हैं परीक्षाओं में, वो अगर विफल हो रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रिवीजन का ना होना है, दोहराना। अब अगर आप दोहरा नहीं पा रहे हैं तो ये सब एक कारण है जिसकी वजह से आप परीक्षा से बाहर होते हैं। तो बार बार अगर प्रश्नों को देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो वो चीज़ें दिमाग में स्थापित हो जाती हैं। भाई देखिए, आप गीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं, हनुमान चालीसा सुनते हैं, फिल्मी गीत कोई याद करता है, लेकिन कौन सा ऐसा फिल्मी गीत नहीं है जो 2-4 लाइन ना याद हो? क्यों? बजते बजते याद हो जाता है, सुनते सुनते याद हो जाता है। तो वही एक वो बनाइए कि अगर आप बार बार कोई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अपने आप प्रेशर नहीं देना है, अपने आप याद हो जाएगा वो चीज़, लेकिन बार बार उससे जुड़िए, तो कनेक्ट तो होइए। ये सारे वीडियोस जो हम बना रहे हैं उसके पीछे यही उद्देश्य है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप लगा दीजिए, वीडियो चालू कर दीजिए, सुनते रहिए। कम से कम खाली सुनेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं विचार करेंगे, सुनेंगे तो 10 प्रश्नों में 4-6 प्रश्न तो आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे बिना किसी प्रेशर के। बार बार सुनने से ही तो चीज़ें याद होती हैं, बार बार पढ़ने से ही तो चीज़ें याद होती हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए अलंकृत काल की समय सीमा क्या है? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था, आप ये जानते हैं। तो दोस्तों अलंकृत काल की समय सीमा संवत 1681 से 1889, संवत 1681 से 1790, संवत 1791 से 1889, बीच में ये निशान नहीं, संवत 1890 से 1925। तो दोस्तों देखा जाए तो संवत 1681 से जो 1889 का जो समय है, ये अलंकृत काल का समय है, और पहला विकल्प इसका सही है, बाकी सभी विकल्प गलत हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप इन प्रश्नों की श्रृंखलाओं को, इन वीडियोस को देखते रहिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।